नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल जनहित में जारी बाय आदित्य पर। की स्टैटिस्टिक्स में है हमारा डिपार्टमेंट में, तो हम लोग डिफरेंट स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लाइक SPSS, EP Info, R इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक अभी असिस्टेंट प्रोफेसर आने से पहले आपको चीज़ें यहाँ पर कैसे पता चली कि यहाँ पर डेजिग्नेशन है, ये पद है, इसके लिए इसको थोड़ा सा बताइए कि बैकअप में कैसे आए यहाँ पर। मैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, सब कुछ एवरीथिंग वाज गुड। हाँ, सब कुछ था, सैलरी भी अच्छी थी, अच्छा इंटरेक्शन था, अच्छा एक्सपोजर था, लेकिन तो जो थी वो मतलब पूरा मन ये लगा था कि पढ़ाएंगे। हाँ, टीचिंग का मेरा इंटरेस्ट था, टीचिंग और रिसर्च का मेरा पूरा मन था। मुझे नहीं लगता था कि मुझे इससे अच्छी कोई जॉब और करनी है। डेमोग्राफी का एज ए स्टैटिस्टिक्स क्या आगे रोल या भविष्य है आगे स्टूडेंट्स अगर कोई चाह रहा है, क्योंकि यूजी सेट करने के बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर का ही हमें दिखता है कि मुझे NSST जो कि इनका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे एज ए एक्सपर्ट मुझे बुलाया जाता है लेक्चर देने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? मैं उनको ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। अभी जितने भी आपके 2 साल से मैं लगातार जा रहा हूँ, मैं उनको यहाँ बुला करके अपने इंस्टीट्यूट में उनकी एक दिन की ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराता हूँ ICS ऑफिसर्स। और इसको थोड़ा सा बताइए कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है या बाहर से है या कहीं किसी भी स्टेट का हो सकता है, यहाँ पर अगर जॉब पाना चाहता है तो स्टैटिस्टिक्स को लेकर के कहाँ पर जॉब मिल सकती है या किन किन स्किल्स को रखते हुए यहाँ पर जॉब मिल सकती है, इसको थोड़ा सा बताइए। इतना सब होने के बाद अब थोड़ा सा चलते हैं आपके पुराने ठिकाने पर, लखनऊ। बिल्कुल। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल जनहित में जारी बाय आदित्य पर। आज हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं वो भूतपूर्व छात्र हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के। उसके बाद वहीं से PhD की, उसके बाद उन्होंने UPSO में जॉब किया। दिल्ली के रामानुजम कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद भी इनका मन नहीं माना और तब आए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। यहाँ पर पक्की नौकरी मिल गई और यहीं पर इनका खूब मन लगने लगा काम करने में। अब यहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं, कई डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के एक नोडल ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल जनहित में जारी बाय आदित्य पर। अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, जो कि नई दिल्ली में पाया जाता है। कुछ इसके बारे में, डिजिग्नेशन के बारे में बताइए या फिर क्या काम रहता है इसके बारे में थोड़ा सा यहीं से शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद NIHFW में आने के लिए और अपने बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आपके पूर्व छात्र हैं और मैं अलमनाई रहा हूँ, तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। तो अभी मैं वर्तमान में जो हमारा इंस्टीट्यूट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। इसके अंतर्गत हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसमें मैं 2020 से वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दिस इज अ टेक्निकल एपेक्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये शीर्ष संस्थान है, इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का। तो गवर्नमेंट की जो भी हेल्थ रिलेटेड टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च, इस तरह के जो कार्य होते हैं वो हमारे संस्थान द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ रेगुलर कोर्सेज, जो हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी हमारा है, जिसके अंतर्गत हमारा MD कोर्स चलता है, MD इन कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के बहुत से स्कीम्स चलती हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं। तो उसमें जो प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं, जो उसको पूरा मैनेज करते हैं, उनको हम यहाँ पे 3 साल की डिग्री देते हैं, MD इन CHA कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अतिरिक्त हमारा 1 साल का एक रेजिडेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट चलता है। तो जो लोग वर्किंग डॉक्टर्स होते हैं या जो गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है, उनका यहाँ पर 1 साल का डिप्लोमा होता है। इसके अतिरिक्त हमारे 10 रेगुलर डिपार्टमेंट हैं NIHFW में, जिसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों तरह के डिपार्टमेंट हैं। और इन डिपार्टमेंट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग जो है हम हेल्थ प्रोफेशनल्स को पूरे कंट्री में देते हैं। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में है हमारा डिपार्टमेंट में, तो हम लोग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लाइक SPSS, EP Info और R इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। डेमोग्राफिक डेटा एनालिसिस की ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह की हम सैम्पल साइज की ट्रेनिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन हमारे वहाँ, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग देता है। मैनेजमेंट साइंस है तो मैनेजमेंट से देता है, सोशल साइंस है। तो इस तरह के करीब 10 डिपार्टमेंट हमारे वहाँ है इंस्टीट्यूट में। और हम लोग का जो मैंडेट है वो है आपका टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, इवेल्युएशन। जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं, जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत योजना चल रही है, PMJY चल रही है, तो इनका जो फील्ड में जाकर के जो उनका इवेल्युएशन करना चाहते हैं, इम्पैक्ट इवेल्युएशन, कि वो प्रॉपर सही तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, वो हम लोग करके लाते हैं और रिपोर्ट जो है वो मंत्रालय को सबमिट करते हैं। तो ये हमारा पूरा
कार्य है जो हम एनआईटी डब्ल्यू में करते हैं। आपने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप पर, बहुत सारे आपके अंडर में डिपार्टमेंट्स हैं, उन पे आप काम करते हैं लगातार स्टूडेंट्स के साथ। तो इसको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझाइए कि चीज़ें अगर जैसे आप इसमें पढ़ाते भी हैं, वर्कशॉप भी अटेंड कराते हैं, आप मेन कोऑर्डिनेटर के रूप में काम भी करते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक अभी असिस्टेंट प्रोफेसर आने से पहले आपको चीज़ें यहाँ पर कैसे पता चली कि यहाँ पर डेजिग्नेशन है, ये पद है, इसके लिए इसको थोड़ा सा बताइए कि बैकअप में कैसे आए यहाँ पर मेन में। इसका जो आप कह सकते हैं बैकअप है वो करीब काफ़ी समय पुराना है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामानुजन कॉलेज में पढ़ाता था। जब पीएचडी करने के बाद मैंने ज्वाइन किया रामानुजन कॉलेज 2017 में। 17 से 19 तो चूंकि वो नौकरियां जो उसमें गवर्नमेंट वहाँ पे जॉब थी वो परमानेंट नहीं थी, तो मैं परमानेंट जॉब के लिए सर्च करता रहता था। अच्छा, वो परमानेंट नहीं थी? नहीं थी ना वाइडॉक का, तभी तो मैंने किया, तो स्विच वरना क्यों करता है। हाँ, तो ये सबसे वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर? हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, बट एडॉक वहाँ पे होता था। अच्छा, अब क्या हुआ, एडॉक को वहाँ पे कर दिया गया है, रेगुलर बना दिया गया। उस समय नहीं हुआ था, 2017 की बात है। 17 की बात है। तो उस समय हम लोग यही प्रयास करते थे कि कहीं पे रेगुलर मिल जाए वहाँ पे जाना चाहिए। बट ठीक है, स्टार्ट करने तो सही है, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी तो हम दूसरी जगह अच्छी जगह जा सकते हैं। हाँ। तो फिर वही मैंने किया कि उसमें मेरा मन नहीं था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मुझे पता था कि मैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा उस तरह की जॉब में, जो डेस्क वाली जॉब होती है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे तो पूरा एकदम वैसा एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल था ना, कि आपको जो है फाइल और ये सब काम करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर को ये काम नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, वहाँ जो लखनऊ वाली जॉब थी, एसओ वाली। आएंगे इस पर, आएंगे पहले यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, सब कुछ एवरीथिंग वाज गुड, हाँ, सब कुछ था, सैलरी भी अच्छी थी, अच्छा इंटरेक्शन था, अच्छा एक्सपोजर था। लेकिन जो होती ना स्टेबिलिटी वाली चीज, तो वो एक होती ना कि आपको स्टेबिलिटी है कि आपको 6 महीने बाद आपको पता नहीं कि दिमाग में वो रहता रहता है कि 6 महीने बाद पता नहीं एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो एक असमंजस की कंडीशन होती है। तो इससे निकलने के लिए फिर चूंकि मैंने बहुत पहले डाल रखा था, तो अचानक से यूपीपीएससी का एग्जाम आया कि चलिए आया हुआ एग्जाम है, तो फिर बाकी जो फ्रेंड्स हमारे थे वो जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी दे आता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, नहीं होगा तो ये जॉब तो चल ही रही है। तो ऐसे किया, एग्जाम दिया, फिर इंटरव्यू की कॉल भी आ गई और बाई चांस हो भी गया वहाँ पे यूपीएसओ में। लेकिन फिर एक दोनों चलता रहा कि यार डीयू या फिर एसओ किसको चूज किया जाए, क्योंकि डीयू में मेरे ड्रीम जॉब भी थी कि पीएचडी करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे काम करना चाहते हो, और एसओ जो थी वो मतलब पूरा मन ये लगा था कि पढ़ाएंगे। हाँ, टीचिंग का मेरा इंटरेस्ट था, टीचिंग और रिसर्च का मेरा पूरा मन था। मुझे नहीं लगता था कि मुझे इससे अच्छी कोई जॉब और करनी लगती है दुनिया में, घूम हो जाती है। हाँ, बहुत एकदम लगता था इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ये बात तो ये बस इसी शौक के चक्कर में अब फिर लखनऊ में हो गया, वहाँ भी जॉब करी। और फिर उसी दौरान फिर लगा अब क्या है, घर में भी खुद सीतापुर गाँव घर है मेरा, तो सीतापुर में सीतापुर में आपका मेरा जो ये खैराबाद पड़ता है, खैराबाद के पास में मेरा गाँव है महेशपुर, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। तो लगता था कि लखनऊ है, 1.5 घंटे में सीतापुर पहुंच जाएंगे, और लखनऊ और सीतापुर दूरी कितनी है, तो दिल्ली से लखनऊ मिल गई जॉब, इससे अच्छा क्या हो सकता है, घर वालों के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे अंदर जो एक क्रोधता रहता था कि यार जिसके लिए मैंने पीएचडी की, जिसके लिए नेट किया, जिसके लिए मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे, सब कुछ किया, और उस चीज को ना करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मौज नहीं आ रही थी, मुझे अंदर से नहीं आ रहा था। बस ये था स्टेबिलिटी थी दुनिया की नजरों में कि हाँ सब कुछ अच्छा है, घर के पास नौकरी मिल गई है, परमानेंट सरकारी नौकरी मिल गई है, क्या चाहिए इंसान को। लेकिन मुझे पता था कि मैं अपने आप को मतलब अपनी बताइए उसको थोड़ा, एसओ में क्या मतलब काम होता है? एसओ में यही रहता था कि देखिए आपके पास क्रिएटिविटी वहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं होती है। आपके जो बॉस होते हैं, आपके अधिकारी होते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटिस्टिक्स कैडर होता है वहाँ पे, तो स्टेटिस्टिक्स कैडर का होता है कि सिर्फ आपको स्टेटिस्टिक्स वाले रिलेटेड काम करने हैं। जैसे पूरा जितना भी टैक्स इकट्ठा हुआ जिले वाइज, हर एक जिले का, पूरे यूपी के, उसको एक कंपाइल करना, कितना इकट्ठा हुआ, कितना % इंक्रीमेंट हुआ, कहाँ पे घटा, कहाँ पे बढ़ा, ठीक है। तो उस तरह की सब पूरा डेटा कलेक्ट करके, इकट्ठा करके उसको आपको जो है ऊपर भेजना है बस, और आपके हाथ में आपके कुछ नहीं है। डेटा कलेक्शन आप खुद करने जाते? नहीं, डेटा कलेक्शन ऑनलाइन आता था, उसका है प्रॉपर फॉर्मेट में बना करके, और इसका पूरा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन और ये सारी चीजें मतलब स्टैटिस्टिक्स पूरा कर सकते थे, वो आप स्टैटिस्टिक्स डिवीजन में करते थे। तो फिर मन नहीं लगा, फिर वही लगा कि बेहतर है कि यार मैं यहाँ पे करके आ रहा हूँ, पीएचडी करके और ये सब चीजें करके, फिर मुझे लगता है कि इसके लिए मैं नहीं बना था। लेकिन अब कंडीशन ऐसी थी कि परमानेंट जॉब तो छोड़ भी नहीं सकता। घर में बताया था कि हम छोड़ने जा रहे हैं? नहीं, छोड़ने का तो नहीं था हमारा प्लान पहले। मैंने कहा जब अच्छी जॉब मिलेगी तो फिर मैं चलो उधर चला जाऊंगा। तो किस्मत अच्छी थी कि इधर हो गया। अच्छा, तो वहाँ छोड़ दिया था तब यहाँ ज्वाइन किया था? नहीं, उसी में करते हुए जब वहाँ पे कर रहे थे तभी यहाँ पे इंटरव्यू का कॉल आया कि आपका इंटरव्यू। यहाँ का फॉर्म भी मैंने तभी भरा हुआ था जब मैं रामानुजन कॉलेज में पढ़ाता था। तो ये दोनों फॉर्म मेरे उस समय के पड़े थे। लेकिन वही है कि लखनऊ में जब हो गया तो यहाँ पे 19 में कॉल आया कि आपका इंटरव्यू है, आ जाइए। तो मैं इंटरव्यू दिया और अच्छी किस्मत था, हो गया। मतलब पेपर्स वगैरह थे और ये सब थे। तो उन्होंने पूछा भी कि आप परमानेंट नौकरी में है, दिल्ली लखनऊ में घर है आपके, घर के घर नौकरी मिले, क्यों आना चाहते हो दिल्ली वापस? मैंने उनसे यही पूछा, बोला कि मुझे टीचिंग और रिसर्च में
करना है, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। हमने जो है नेट, हाँ। अच्छा नेट क्वालिफाइड है? हाँ, नेट है मेरा, यूजीसी किस है। वर्ष का है? मेरा 2014 का ही, जैसे मैंने पीएचडी ज्वाइन किया था तो मेरा उस समय क्वालिफाई हो गया था। यूजीसी? हाँ, यूजीसी नेट हो गया था उसमें। उसके बाद फिर मैंने बतौर गेस्ट फैकल्टी भी डिपार्टमेंट में भी काम किया है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में, और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में भी मैं गेस्ट फैकल्टी था, तो वहाँ पर भी मैं पढ़ाता था पीएचडी के दौरान। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी, फिर यहाँ पे रामानुजम कॉलेज में, फिर असिस्टेंट उसके बाद प्रोफेसर, एएसओ, एएसओ के बाद फिर जाके आप मिनिस्ट्री यहाँ ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। फैमिली वेलफेयर में जो है पदार्पण हुआ। इसको थोड़ा सा क्योंकि बेसिकली आप स्टेट से हैं, जुझारू स्टूडेंट जो कि बता ही रहे हैं कि वहाँ से यहाँ आना हुआ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आगे जैसे कि डेमोग्राफी से आप यहाँ पर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी में, तो डेमोग्राफी का रोल, क्योंकि आपने यूजीसी नेट भी पास किया हुआ है, तो डेमोग्राफी का एज ए स्टैटिस्टिक्स क्या आगे रोल या भविष्य है आगे स्टूडेंट्स अगर जो कोई चाह रहा है, क्योंकि यूजीसी नेट करने के बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर का ही हमें दिखता है। आप थोड़ा सा इसको देखिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा आईआईपीएस मुंबई का, क्योंकि वहाँ पे आज भी डिग्री जो है स्टैटिस्टिक्स में नहीं दी जाती है, और वो पॉपुलेशन स्टडीज, डेमोग्राफी इन्हीं सब में देते हैं। तो चूंकि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डेमोग्राफी है, तो हमें स्टैटिस्टिक्स और डेमोग्राफी दोनों को साथ में लेके चलना होता है। तो डेमोग्राफी क्या होता है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड एस्पेक्ट ज़्यादा आता है। उसमें आपका लोगों का मोर्टेलिटी कितनी है, फर्टिलिटी कितनी है ना, आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, दिस इज ऑल पब्लिक हेल्थ कॉन्सेप्ट। तो उसमें आपका गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो होती ही हैं, जैसे मैंने बताया एनएफएचएस हो गया और इन सब में हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बतौर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कह सकते हैं क्षेत्र है जो अभी अनटच है, खासकर लखनऊ विश्वविद्यालय और उसके आसपास के जो विश्वविद्यालयों में है, जिसका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, वो मुझे लगता है ये आपका जो डेवलपमेंट सेक्टर है। डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत से जो काम करते हैं लोग, जैसे आपका पीएचएफआई हो गया, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया हो गया, और आपका लखनऊ में भी कई सारे इस तरह के एनजीओ काम करते हैं जो कि डेमोग्राफी और उससे एक्सपर्ट, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एक्सपर्ट रखते हैं, जैसे आई हैट हो गया, आपका पाथ हो गया, और जपाईगो हो गया। तो इस तरह के बहुत से ऐसे जो कह सकते हैं डेवलपमेंट सेक्टर है ये पूरा, जो कि ना कि गवर्नमेंट का है ना प्राइवेट का है। अच्छा। ये बीच का ही, गवर्नमेंट से फंड लेते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएशन करके, उनके स्कीम्स की इवेल्युएशन करके रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। तो एक तरह से थर्ड पार्टी इवेल्युएशन करते हैं ये लोग। इसमें जो है आपके स्टेटिस्टिक्स के, डेमोग्राफिक्स के, जो इस तरह के आपके मॉनिटरिंग इवेल्युएशन एक्सपर्ट्स की काफ़ी ज़रूरत होती है, और इसमें मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही अनछुआ फील्ड है, खासकर यूपी और इस तरह के लोग नहीं है इसके बारे में, क्योंकि उन्हें बस गवर्नमेंट का दिखाई देता है या फिर प्राइवेट दिखाई देता है। या तो गवर्नमेंट में जाएंगे कि आईएसएस और इन सब में जाएंगे, या प्राइवेट में जाएंगे डेटा एनालिस्ट वगैरह में। लेकिन ये जो बीच का जो डोमेन है, ये डेवलपमेंट सेक्टर, इसमें लोग प्रयास नहीं करते हैं। जबकि ये बहुत बड़ा बात कर रहे हैं, तो आपने भी आईएसएस की तैयारी की थी? हाँ हाँ, बिल्कुल की मैंने, क्योंकि वो सभी का लखनऊ में तो ये रहता है कि पर्पज क्यों इतनी पीएचडी करके ये सब क्यों इतना सारा किया जाए, चलो आईएसएस कर लेते हैं, वन शॉट खेलते हैं और निकल जाता है। तो ऐसा काफी, मेरे साथ भी काफी लोग थे जो लोग करते थे, क्योंकि सभी का वो रहता है कि क्यों इतने लंबे कचड़े में पढ़ना, समय ये बना रहता है। नहीं, जोश भी रहता है, और लगता है कि इससे सबसे आसान नौकरी है ये, कि एक ही बार में निकलो और काम खत्म। ना आपको पीएचडी करनी, ना नेट करना, ये सब कुछ करना नहीं है। और आईएएस पीसीएस करोगे तो उसमें भी कई सारे स्टेप होते हैं, तो मुझे लगता है स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए बेस्ट जॉब है। तो एक क्रेज रहता है, फिर धीरे धीरे सबकी प्रायोरिटीज चेंज होती जाती हैं। कितने साल जुझाया आपने आपको उसमें? मैंने मेहनत से, अगर मैंने देखा जाए तो 2 साल मैंने तैयारी करी। 2 साल कोचिंग की थी? कोचिंग की मतलब कुछ टाइम के लिए कोचिंग भी की, जब बाद में पता चला, अदरवाइज तो मैंने खुद से ही स्टडी करी। कहाँ पे किया था? ऐसा मतलब होता है, टीचर्स वगैरह रहते थे तो उन्हीं के साथ में करते थे। कुछ फ्रेंड्स से हमारे तो नया नया स्टार्ट हो तो बोले चलो तुम भी चलो, तो मैं वहाँ पे गया, देखा, कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, चीज़ें नहीं सही लगी, तो फिर वही है कि कुछ रुका कुछ नहीं रुका, मतलब लगा कि हाँ। लेकिन एक होता ना कि जैसे पार्ट आपको से एक प्लान बी भी लेके चलना चाहिए, तो उस प्लान बी के लिए मैंने स्टैटिस्टिक्स ज्वाइन कर, मतलब पीएचडी में एनरोलमेंट ले लिया। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे उसी में इंटरेस्ट आने लगा और उसी को एज ए करियर मैंने चूज कर लिया। बहुत बढ़िया। आईएसएस के बाद मतलब क्या चीज़ है उसके बाद? कुछ और भी आईएसएस नहीं हुआ था, फिर उसके बाद क्या चल रहा था? नहीं, उसके बाद पीएचडी में आने के बाद तो मैंने किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ पीएचडी और रिसर्च और एकेडमिक्स। मुझे लगा बस इसी फील्ड में ही करियर बनाना है, क्योंकि इसमें जुड़ के मेरी क्रिएटिविटी है, हम कुछ नया कर सकते हैं, समाज को कुछ अच्छा दे सकते हैं, अपने जैसे लोग तैयार कर सकते हैं। कुछ मलाल नहीं होता है अभी? नहीं, मलाल तो मुझे इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में रहता था जब नहीं हुआ, बट जब होता ना कि कोई चीज़ आपको उससे अच्छी मिल जाती है तो उस चीज़ का मलाल आपको खत्म हो जाता है। जैसे मैं आज के मिनिस्ट्री के सही कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ, वो शायद आईएसएस होकर के मैं नहीं कर पाता, और जो क्रिएटिविटी और इस तरह के जो मैं कंट्रीब्यूशन कर पा रहा हूँ वो नहीं कर पाता हूँ। रही बात उसकी कि मुझे एनएसएसटी जो कि इनका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे एज ए एक्सपर्ट मुझे बुलाया जाता है लेक्चर देने के लिए।
क्या बात कर रहे हैं? मैं उनको आईएएस लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। अभी जितने भी आपके 2 साल से मैं लगातार जा रहा हूँ, मैं उनको यहाँ बुला करके अपने इंस्टीट्यूट में उनकी 1 दिन की ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराता हूँ आईएएस ऑफिसर्स की। तो मुझे मलाल किस चीज़ का रहेगा? तो मलाल तो मेरा उसी दिन खत्म हो गया था गर्व होता होगा जब मैं एनएसएसटीए में जाकर के मैं उनको पढ़ाता हूँ। तो कई सारे स्टूडेंट तो हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं जो मेरे जूनियर रहे हैं, तो उनको जब मैं पढ़ाता हूँ, जैसे अस्तित्व रंजन है, ही वाज माय स्टूडेंट इन ग्रेजुएशन मैंने उसको पढ़ाया है। वो आया, मुझे टॉपर था वो, बोला सर मैंने आपने मुझे पढ़ाया, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। बोला कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा चलो इससे अच्छा क्या हो सकता है, मेरे स्टूडेंट मेरे यहाँ पे, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। तो ये टीचर बनने में ये फायदा होता है। कोई आईएएस भी बनेगा, कोई आईएएस भी बनेगा, वो हमेशा आपका स्टूडेंट रहेगा। आप एक ऑफिसर बन जाते हैं तो उसके आप जूनियर सीनियर बनते हैं, और वो मतलब नहीं होता। प्रायोरिटी सबकी अलग अलग होती है। मैं नहीं कहता कि यही अच्छा है, लेकिन मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। नहीं, बहुत जरूरी है अपने सुन लेना, अपनी आवाज को सुन लेना, फिर उसके अनुरूप काम करना बहुत और ये एहसास मुझे एएसओ के दौरान हुआ। जब मैं एएसओ की जॉब कर रहा था, उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं इसी जॉब के लिए ही बना हूँ। मुझे वो कोई जॉब नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि उस तरह के माहौल मुझे लगता कि मेरा जो व्यवहार था उसके अनुरूप नहीं था। तो फिर मैंने जो है फिर उसी को चूज किया। फिर मुझे लगा अब मैं किसी और जॉब में ट्राई नहीं करूंगा। अब मुझे बस एकेडमिक्स और रिसर्च और जो भी होगा इसी में ही करूंगा। आपने कहा कि आप रामानुजम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे थे, तो इसको थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ डिफरेंस दिखता है आपको, क्योंकि आज आप एक ग्रेजुएशन में स्टूडेंट रहे, पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टूडेंट रहे लखनऊ यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ के स्टूडेंट्स में और यहाँ के जो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स को मेन लेकर के क्या एक परिवर्तन सा नजर आता है, या कहाँ पर क्या चीजें नजर, इसको थोड़ा सा बताने का अगर। मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का, मैंने पढ़ाया भी बच्चों को वहाँ पे। मैं पूछ रहा हूँ, तो मुझे जो लगता था उस समय, अब तो खाली काफी परिवर्तन हो गया है माहौल में, सिलेबस में भी और करिकुलम में भी काफी चेंजेस हो गए हैं। लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे लगता था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, कि एक से बड़ी बड़ी थ्योरम प्रूफ और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और इन सब पे ज्यादा जोर रहता था, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर रहता था, अप्लाइड पे कम रहता था, कि सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो या जो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं, है ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह के टूल्स हैं, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, उस पर ज्यादा जोर नहीं रहता था। अच्छा, तो पूरा मैथमेटिकल और कॉन्सेप्चुअल चीजों पे जोर रहता था। लेकिन आज का जो कह सकते हैं कि परिप्रेक्ष्य में अब अप्लाइड पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब जो है लेकिन तो जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स में मैंने देखा कि यहाँ पे तो ऑनर्स की डिग्री दी जाती है, दे आर गेटिंग बीएससी इन ओनली स्टैटिस्टिक्स। जब हमारा था, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय होता था कि 3 सब्जेक्ट होते थे बीएससी में, स्टैट्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस मेरा था। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही डिग्री दी जाती है, बीएससी ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के ही आपको समझ लीजिए हर सेमेस्टर में 4 पेपर पढ़ने, और 6 सेमेस्टर होते हैं 3 साल में, तो 6 चौक 24 पेपर उनको पढ़ने हैं स्टैटिस्टिक्स के। सो दे गेटिंग द मोर एंड मोर नॉलेज, जस्ट लाइक जो कोर्स हम लोग एमएससी में पढ़ते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जैसे आपका लीनियर मॉडल हो गया, स्टोकेस्टिक प्रोसेस हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, तो सब डीयू के ग्रेजुएशन के सिलेबस में, ग्रेजुएशन में सारी चीजें हैं, क्योंकि उनको पूरी ऑनर्स की डिग्री दी जा रही है ना, 24 पेपर उनको पढ़ने हैं। सो उसके अलावा उन्हें स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इन सब का भी हर एक उसमें जो है उनका एक होता था ग्रेजुएशन में। तो अप्लाइड पे ज्यादा उनका फोकस रहता था, मतलब थ्योरी और अप्लाइड दोनों मिला के। तो अब थोड़ा सा जो है ये लीव में भी चेंज हुआ है, और अब इसके बारे में लोग बात करते हैं कि अप्लाइड पे भी ध्यान देना चाहिए। आपने बीच में यूज किया था कि डेटा एनालिसिस के लिए जो है लोग सॉफ्टवेयर को सिखाते हैं यहाँ पर, अभी जब आप प्रोफेसर हैं यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जब आप डेटा टेबुलेशन या डेटा एनालिसिस की बात होती है, तो कितना एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है इसका सॉफ्टवेयर्स का, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं एक तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो इन सब में टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है। लोग ऐसा मानने हैं कि मैं सॉफ्टवेयर कहीं से बाहर सीखने जाऊँगा या फिर कोई सिखा रहा है तो वो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बताइए कि ये कितना जो है आपकी स्किल में या उसके लिए कितना आवश्यक हो जाता है। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं तो कोई भी नॉलेज जो कि आपके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है वो कभी व्यर्थ नहीं होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उस समय भी अगर आपने कोई स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की कोई ट्रेनिंग ली हुई है, वर्कशॉप किया हुआ है, तो क्योंकि उन स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के जरिए कहीं ना कहीं आपका स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज चेक होता है कि कौन सा टेस्ट आप कब लगाएंगे। आपका डेटा तो दिया हुआ है, बट उस डेटा में कौन सा टेस्ट लगाना है ये डिसाइड करेगा आपका स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज। ये सॉफ्टवेयर आपको नहीं बताएगा कि इस डेटा पे आपको ये वाला टी टेस्ट लगाना है या एनोवा लगाना है या कोई भी टेस्ट लगाना है। ये आपका जो नॉलेज है स्टैटिस्टिक्स का वो बताएगा कि आपको एक सिंगल मीन की टेस्टिंग करनी है, 2 सैंपल मीन की टेस्टिंग करनी है, डेटा नॉर्मल है तो आप टी टेस्ट लगाओगे, नॉट नॉर्मल है तो आप नॉन पैरामीट्रिक लगाओगे। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये स्टैटिस्टिक्स का आपको डिसाइड करता है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर के नॉलेज के साथ साथ आपको स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे डेटा साइंस और ये सब चीजें काफी चल रही हैं, फैसिनेटिंग चीजें हैं,
तो वो लोग क्या सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिस्टिक्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पे भी आपको अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। और स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि देखिए आपका सॉफ्टवेयर तो कुछ ना कुछ बना करके दे देगा आपको, आउटपुट आ जाएगा, इनपुट डालोगे, लेकिन उसको इंटरप्रेट कैसे करना है उस रिजल्ट को है, ये एज ए स्टैटिस्टिशियन आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। तो उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट का। आपको नहीं लगता कि इन सब मामलों में भी कंप्यूटर वाले कुछ ज्यादा हाथ मार रहे हैं हम लोग? नहीं नहीं, वो कर रहे हैं, वो मैं बोलता हूँ, मैं कई मुद्दों पे बोलता हूँ। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स देखिए क्या है कि स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस है, दोनों में ही कंपटीशन चल रहा है आज के समय में। जो डेटा साइंस की नई इजाद हुई है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सो मैं इस पे भी काम करता हूँ, एआई एमएल पे भी काम करता हूँ। तो मुझे जब बाद में मैंने जब गो थ्रू किया है सारी चीज़ों को, मुझे लगा सारे कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स के यूज हो रहे हैं। जिसको आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग की टेक्निक की बात करते हैं, वो कुछ नहीं है, आपको क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन है। रिग्रेशन डिफरेंट तरह के होते हैं आपके, जो है क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स के ही लगा रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से फैसिनेटिंग टर्म्स यूज कर रहे हैं। उसको आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक्स बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को ही आप अगर आप कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में बता दें तो वो डेटा साइंस बन जाता है। तो कंप्यूटर साइंस वाले बेसिक हो सकता है कि आपके प्रोग्रामिंग में अच्छे हों, मैं नहीं कहता कि, क्योंकि वो सकता अच्छी पाइथन में अच्छी प्रोग्राम लिख लेते हो, अच्छा कर लेते हो, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है वो उनका स्टैटिस्टिक्स से बेहतर है। वही चीज़ है कि वो तो रिजल्ट तो आ जाएगा, सॉफ्टवेयर दे देगा, लेकिन उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे कि ये रिजल्ट क्या कह रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स से बेहतर नहीं बता सकता है कोई। तो अगर मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स वाले थोड़ी सी मेहनत करके अगर अपना कंप्यूटेशनल वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला, तो इस कंप्यूटर वाला उन्हें कभी नहीं पा पाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज तो उनको है ही है। बस कंप्यूटर का जो कोडिंग जो है अगर वो सीख ले तो उससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। अभी मन नहीं बनाया इधर जाने का कि कोडिंग सीख लें या ये? नहीं नहीं है, मतलब मैं काम करता रहता हूँ पाइथन इन सब पे, मैं इंडिविजुअल काम करता हूँ, रिसर्चर, एज ए इंडिविजुअल रिसर्चर। और जब कभी कोई एक्सपर्ट एज कहीं बुला लेता है तो मैं लेक्चर भी देता हूँ। तो मैं अपनी जो अपनी होती है ना भूख जो है शांत कर लेता हूँ, उसी में शांत कर लेता हूँ। मुझे अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। कि लगता है कि यहाँ जब मन हुआ, कुछ नया कॉन्सेप्ट आया, पेपर लिख दिया, बुक लिख दी, या कहीं जाके लेक्चर दे दिया, तो वो अपना हो जाता है काम एज ए रिसर्चर का। इस समय यहाँ पर जिस समय आप पोस्ट पर हैं, यहाँ पर इंटर्नशिप और वर्कशॉप मतलब क्या रोल है इसका? तो इंटर्नशिप के लिए हम कराते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट वाइज भी बच्चे आते हैं पब्लिक हेल्थ के, तो जिस डिपार्टमेंट में करना चाहे वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं अपने अनुसार। तो जो नॉर्मली पीजी के बच्चे होते हैं, कोई अगर स्टूडेंट है मान लीजिए उसके किस सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट के यहाँ पर, जैसे यहाँ पे सोशल साइंस के आ सकते हैं, आपके मैनेजमेंट साइंस के आ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हेल्थ का थोड़ा सा उनका एस्पेक्ट होना अटैचमेंट हो जाना चाहिए, कहीं थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पब्लिक हेल्थ का इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में कुछ काम कर रहे हो, चाहे हेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हो, चाहे आपका मेंटल हेल्थ या मतलब सोशल हेल्थ या इससे रिलेटेड कुछ हो, वो कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स चूंकि हर जगह अप्लाई हो जाता है, चाहे जिस सब्जेक्ट में हो, तो स्टैटिस्टिक्स वाले जैसे हमारे अभी बच्चे आते हैं तो उनको मैन्युफैक्चर्स डेटा पे काम कराते हैं, पेपर्स निकालते हैं, इंटर्नशिप उनकी सबमिट करती है। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय के 2 स्टूडेंट्स कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में। यहाँ 2 स्टूडेंट हैं हमारे, भी पिछले महीने ज्वाइन किया उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि आप आइए हमारे वहाँ भी ज्वाइन कीजिए। तो 2 बच्चे आए हुए हैं, एमएससी के हैं, फाइनल सेमेस्टर के, 3rd सेमेस्टर के हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। पेड इंटर्नशिप होती है कि यहाँ अनपेड होती है, हम लोग उसको जो है रिकमेंडेशन वगैरह नहीं देते हैं। बट ये है कि उनकी लर्निंग होती है, एक्सपोजर होता है, हमारे बहुत सी चीजें चल रही हैं, प्लान स्कीम्स चलती रहती हैं। इंटर्नशिप के बाद यहाँ से कहीं मतलब डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की वो रहता है सुविधा? हाँ रहता है, हमारे बहुत से बच्चे जाते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट सेक्टर या कहीं पर भी रिक्वायरमेंट रहती है, एमपीएच कर रहे हैं या कुछ इस तरह के कर रहे हैं। ये आप लोग की तरफ से रहता है या फिर खुद उनको अप्लाई करना? नहीं, खुद रहता है, अप्लाई करना रहता है। हमारी तरफ से रिकमेंडेशन लेटर जाता है, उनको रिकमेंड कर देते हैं हम लोग हैं, उनके साथ पेपर्स वगैरह करते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हो जाते हैं। तो एनएचडब्ल्यू के साथ में जो कि उन्होंने किया हुआ है, तो एक होता है ना कि ब्रांड वैल्यू होती है, तो उनको अच्छे से जॉब मिल जाती है कहीं ना कहीं, मतलब अपने हिसाब से। इसको थोड़ा सा समझाइए कि वर्कशॉप के रोल मतलब क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग और हर मैं लगभग देख रहा हूँ कि अभी आप रिसेंटली आप कोई किसी उस पे काम करने वाले हैं वर्कशॉप पे। मैं कई सारे उससे जुड़ा हुआ पोर्टल्स और जो है प्लेटफॉर्म पे और लेक्चर्स वगैरह भी देता रहता हूँ। वर्कशॉप का थोड़ा सा रोल को हमको मतलब ठीक है, लेकिन उतना क्लेरिफाई नहीं हो पाया हूँ मैं अभी तक कि वर्कशॉप में मतलब क्या चीजें। देखिए, वर्कशॉप का मतलब होता है कि मतलब सम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। एक तो नॉर्मल लेक्चर होता है कि आपसे थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दे दिया गया, आपने सुना और सर्टिफिकेट मिल गया, काम हो गया आपका। वर्कशॉप इज समथिंग लाइक विच इज प्रोवाइडिंग सम स्किल ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको कुछ किसी चीज में हैंड्स ऑन कराया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्कशॉप। तो जो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड वर्कशॉप होती है उसमें कुछ ना कुछ आपका थ्योरेटिकल नॉलेज के अतिरिक्त आपको कुछ ना कुछ हैंड्स ऑन कराना जरूरी है, स्किल वाला होता चाहिए। आपको डेटा एनालिसिस पे करा सकते हो, उसमें किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एसपीएसएस हो गया, आर हो गया, बहुत से सॉफ्टवेयर, पाइथन वगैरह, तो उस पर आप हैंड्स ऑन करा रहे हो, दैट इज वन काइंड ऑफ वर्कशॉप। ठीक है, इसी प्रकार से हो सकता है आप सैम्पल साइज सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पल साइज कैलकुलेशन,
यूजिंग द डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ये भी एक अपने आप में वर्कशॉप है, क्योंकि ये भी आपको स्किल बता रहा है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सैंपल साइज किसी भी स्टडी का कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये सब वर्कशॉप कहलाती है, जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी दी जाती है, दैट इज कॉल्ड वर्कशॉप। और मुझे लगता है कि स्टेटिस्टिक्स में वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन इट्स अ वेरी डायनेमिक फील्ड, हर दिन आपका कुछ ना कुछ नई कॉन्सेप्ट, नई चीज़ें आती रहती हैं, नए सॉफ्टवेयर्स आते रहते हैं, तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लोगों को वर्कशॉप करना ज़रूरी है। जब इंटर्नशिप वर्कशॉप की बात कर रहे हैं तो हमको थोड़ा ये बताइए कि जैसे कि मान लीजिए आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं किसी, तो आप या एज अ टीचर कितना प्रभाव पड़ता है एज अ टीचर पर कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वर्कशॉप किया हुआ है या इंटर्नशिप बोलता है तो आपको उस पर कितना प्रभाव पड़ता है या चीज़ें कितना अटैच करते हैं? नहीं, देखिए पहले किया तो है, लेकिन वो किस लेवल तक किया है, सिर्फ उसने अटेंड किया है, सिर्फ सर्टिफिकेट लिया है, उस पर मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक रहता है कि भाई देखते हैं इसका नॉलेज जरा चेक करते हैं कि इसने वास्तव में कुछ सीखा है या सिर्फ सर्टिफिकेट लेके चलाया। तो कुछ ना कुछ हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा आप इसमें ऐसे करोगे, ये बताइए नॉर्मल आ रहा है तो ठीक है, नॉर्मल नहीं आ रहा है कैसे पहचानोगे कि डेटा नॉर्मल है, आउटलायर्स कैसे जानोगे, क्या करते हो, डेटा डायग्नोसिस में क्या करते हो, तो वो बताता है, तब फिर क्लियर हो जाता है कि हाँ इसने वास्तव में की हुई है। अदरवाइज क्या आज के टाइम पे तो लोग सॉफ्टवेयर मतलब काफी इकट्ठे करते हैं, इतने ऑनलाइन आजकल वर्कशॉप चलती रहती हैं, तो सर्टिफिकेट इकट्ठा करके रख लेते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सारे सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। ऑनलाइन में विश्वास रखते हैं सर्टिफिकेट? हाँ, ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं लोग, ऑनलाइन अच्छा मीडियम है, क्योंकि ऑनलाइन आप कहीं से भी ज्वाइन करके कर सकते हैं बाद में अपना, क्योंकि आने जाने में और डिस्टेंस लर्निंग थोड़ा सा वो बच जाता है हो जाता है कि एज ए स्टूडेंट के लिए वो हमेशा अफोर्डेबल नहीं रहता है। तो लर्निंग अगर उनकी अच्छी हो रही है तो कोई भी मीडियम गलत नहीं होता, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बट जो भी आप सीखें उससे आपको मतलब कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, मजबूत होने चाहिए कि हमें ये ये नहीं आता कि है, सीखा है। सिर्फ सर्टिफिकेट के भरोसे आपको जॉब नहीं मिलेगी। स्किल आपके अंदर भरा होना चाहिए, वो चीजें जो लिखी हैं उसमें सर्टिफिकेट में हाँ, कि आपके भाई हाथों आपने में और दिमाग में रमी होनी चाहिए कि आपने ये किया इस टॉपिक पे, तो फिर आपको उस टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए। ये मामला है। क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इसको थोड़ा सा बताइए कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है या बाहर से है या कहीं किसी भी स्टेट का हो सकता है, यहाँ पर अगर जॉब पाना चाहता है तो स्टैटिस्टिक्स को लेकर के कहाँ कहाँ पर जॉब मिल सकती है या कहाँ किन किन स्किल्स को रखते हुए यहाँ पर जॉब मिल सकती है, इसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसे हमारा ये पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है, तो पब्लिक हेल्थ में जो होता है वो बेसिक डिफरेंस पब्लिक हेल्थ और नॉर्मल क्लिनिकल उसमें होता है। तो पब्लिक हेल्थ जो होता है पूरे इंडिया मतलब पूरी सोसाइटी का जो हेल्थ के बारे में कहते हैं, मतलब एज ए सोसाइटी का जो हेल्थ रखना है, उसमें आपका मेंटल हेल्थ भी होता है, उसमें आपका ऑक्यूपेशनल और इन्वायरमेंटल हेल्थ भी होता है, तो कई सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो जो कि स्टेटिस्टिक्स जो डिपार्टमेंट है हमारा, स्टेटिस्टिक्स और डेमोग्राफी है। तो इसमें तो दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो टीचिंग और नॉन टीचिंग। तो टीचिंग के लिए जैसे सारी हर जगह पे रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको नॉर्मल पीएचडी और पीजी उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स में हो या आपका पॉपुलेशन स्टडीज डेमोग्राफी इसमें हो, तो वो टीचिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त अगर आप नॉन टीचिंग में जाना चाहते हैं तो हमारा रिसर्च कैडर है, उसमें आपके एआरओ की पोस्ट होती है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर होते हैं, उसमें भी आपका नॉर्मल मास्टर्स मांगा जाता है स्टैटिस्टिक्स वगैरह में, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, उसके थ्रू आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो चलते रहते हैं मंत्रालय के, जहाँ पे स्टैटिस्टिशियन की रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट से याद आया हमें, आपके प्रोजेक्ट हैं 2, कर्मयोगी और सक्षम। यस, इस पर बात करेंगे, पहले आप इसको कंटिन्यू करिए कि किन प्रोजेक्ट के थ्रू क्या बता रहे थे। हाँ, तो ये बहुत से हमारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, जो कि जहाँ पर स्टैटिस्टिशियन, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि हेल्थ में भी बहुत सारा डेटा इकट्ठा होता है, और उस डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें स्टैटिस्टिशियन की जरूरत होती है, तो वहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई स्टूडेंट है तो वो कर सकता है। मतलब मास्टर अगर किया हुआ स्टूडेंट है तो वो भी अप्लाई एआरओ के लिए? हाँ, एआरओ के लिए कर सकता है, रिसर्च ऑफिसर के लिए कर सकता है, आरओ के लिए कर सकता है, टीचिंग के लिए अगर उसने पीएचडी वगैरह की है तो वो देख सकता है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं मंत्रालय के, उसमें आपके कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस निकलती रहती हैं, उसमें वो कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन के लिए? डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, जैसा हुआ एज पर प्रोफाइल। अच्छा, इसके लिए तो हमारे डेटा एनालिस्ट और इसकी डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है। तो रेगुलर बेसिस पे होता है? रेगुलर पे तो नहीं है वो, तो मतलब कई सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, तो उसमें रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है, तो उसके माध्यम से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा ब्यौरा इसका अभी संभालते हैं अगर मतलब? नहीं, वो तो अलग अलग रहता है कि प्रोजेक्ट्स के हिसाब से रहता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के नोडल ऑफिसर्स बनाए जाते हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट मंत्रालय से आता है। आपके अंडर में प्रोजेक्ट आता है? हाँ, मेरे साथ में अभी सक्षम प्रोजेक्ट है। सक्षम प्रोजेक्ट जो है आपका वो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है हेल्थ मिनिस्ट्री का। इतना सब होने के बाद अब थोड़ा सा चलते हैं आपके पुराने ठिकाने पर, लखनऊ। बिल्कुल। जिसमें जो है पीएचडी आपने 2017 में कंप्लीट करके सबमिट कर दी थी। मार्च 2017 में मुझे अवार्ड हो गई। सीतापुर के रहने वाले हैं? बिल्कुल। खैराबाद के पास गाँव पड़ता है। बिल्कुल। तो
लखनऊ यूनिवर्सिटी तक आने में मतलब क्या किसी ने बताया था, या फिर उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी फेमस था उस जगह पे तो आपको वहाँ ही आना था? नहीं, मेरा क्या था कि फैमिली बैकग्राउंड था, एजुकेशन से रिलेटेड था, हाँ। सभी को पता था, मेरे अंकल वगैरह सब पढ़ चुके थे लखनऊ यूनिवर्सिटी से। हाँ। तो और सबसे लगता है कि सीतापुर के नियरेस्ट आपका लखनऊ ही पड़ता वही, रहता वो है बड़ा। ट्रेन पकड़िए आप वो डायरेक्ट जो वहाँ अभी से। तो अब तो वो लाइन बंद हो गई, वैसे छोटी लाइन चलती थी। हाँ, उसको छोटी लाइन बोलते छोटी लाइन बोलते थे, अभी तो उसको बड़ी कर दी है। बड़ी कर दी है, उससे उसके बाद मैं भी जा नहीं पाया। हाँ। सो लगता था कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, लखनऊ से अब पढ़ेंगे तो आगे लखनऊ में पढ़ेंगे। तो इंटर करने के बाद लखनऊ फिर सीधे पकड़ना हुआ, और फैमिली से कोई नहीं गया था, सभी मैं दोस्त वगैरह से इंटर करने के बाद बोले चलो लखनऊ चलते हैं, वहीं पे एडमिशन कराएंगे। तो 2-3 जगह डाला। 2006 में मैं आया था लखनऊ, तो उस समय काफी बवाल चल रहा था लखनऊ हाँ, यूनिवर्सिटी में, जो छात्रावास खाली कराए जा रहे थे और छात्र संघ खत्म किया जा रहा था, वो लिंग 2 कमेटी लागू हुई थी और ये सारी चीजें चल रही थी, तो बहुत डिले चल रहा था सिस्टम। पॉलिटिशियन मतलब अंदर से वो बहुत पूरा चल रहा था, उस समय खत्म हो रहा था, माहौल बहुत ही मतलब वहाँ पे खतरनाक था उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो मेरे घर वालों ने सलाह दी कि तुम ऐसा करो, क्रिश्चियन कॉलेज चले जाओ, वो बहुत अच्छा कॉलेज है और वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होगी, यहाँ नेतागिरी और ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो तुम पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से। तो और लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी कोई भरोसा नहीं था कि एडमिशन होगा, कि सिस्टम पूरा ऐसे चला जाएगा। तो लखनऊ हमने क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहाँ पे फिर स्टैटिस्टिक्स भी बाई चांस मिल गई कि मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशन वहाँ पे था, तो कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे लगा कंप्यूटर में सीखना है मुझे। तो कंप्यूटर के चलते मैंने स्टैटिस्टिक्स ले लिया। बोले कि आपको कंप्यूटर तभी मिलेगा जब आप स्टैट्स लोगे। तो स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन और बाई चॉइस नहीं मिला है? नहीं, बाई चांस मिला है? बाई चांस मिला, लेकिन ये कि बाद में फिर बना लिया कि मन अब इसी में करना है। मिला तो लेकिन सही मिल गया वो फिर धीरे धीरे उसी में इंटरेस्ट आने लगा। उसके जब सीनियर्स मिले, उन्होंने करियर अपॉर्चुनिटीज बताई कि यहाँ आप कर सकते हो, देन मुझे लगा अब स्टैटिस्टिक्स में ही करना है जो करना है। उस समय मतलब क्या माहौल था लखनऊ यूनिवर्सिटी में कि जैसे स्टैट्स को लेकर के की चीजें आगे क्या थी? जैसे अभी तो आईएसएस और आरबीआई और जेएसओ बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो उस समय हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों के समय क्या था उस समय? मतलब आईएसएस उस समय भी था, आईएसएस पे जो ज्यादा चलता रहता था। हाँ, काफी होते थे, बट वैकेंसीज काफी कम आती थी उस समय। जैसे अभी 40 आ रही हैं, कभी 50 भी आ जाती हैं, लेकिन हम लोगों के समय में कभी 7 आ रही, कभी 10 आ रही, मैक्सिमम इस तरह से वैकेंसी आती थी। तो मतलब ये तैयारी तो थी, लेकिन लगता था कि ये पता नहीं, प्लान भी आपको रखना चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। क्या था प्लान बी? प्लान बी में ये टीचिंग का था मेरे पास, और तो कोई ऑप्शन नहीं, मुझे लगा स्टैटिस्टिक्स में ही करना है। तो उसमें बायोस्टैटिस्टिक्स भी नया खुला था डिपार्टमेंट में, उसमें बायोस्टैटिक्स। अच्छा, हाँ, तो बायोस्टैटिस्टिक्स में भी लगता था कि बायोस्टैट्स में कर लेंगे, तो फिर वही था कि चलो स्टैटिस्टिक्स में ही करते हैं। तो बस स्टैटिस्टिक्स में ही करियर बनाना था, तो मुझे 2 ही ऑप्शन थे, या तो आईएसएस में जाएं या फिर जो है आपका टीचिंग में जाएं, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाए। तो एसओ के लिए आपने बताया एसओ ज्वाइन किया होता, तो उसमें तो उसके हिंदी भी आती है, मैथ भी आता है, तो उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ा होगा? हाँ, थोड़ा बहुत तो तैयारी जब आप करते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ता है, तो उसके थ्रू हो या उतना तो हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो था वो आपका स्टैटिस्टिक्स का ही था। तो स्टैटिस्टिक्स के दम पे आप कर सकते हो, तो वो निकल गया। इंटरव्यू हो गया, पढ़ाता भी था तो स्टैटिस्टिक्स का भी टच में था, तो वो हो गया। तो लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, उसके बाद फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे टीचिंग ही करनी है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज उस जॉब का वही था। फिर सबसे बड़ा तो एडवांटेज मुझे अभी लग रहा है कि जब आप वहाँ जाते हैं एनएसएसटीए में जो लेक्चर देने, वो सबसे बड़ा एडवांटेज वही लगता है कि कहाँ वो जो है प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके हाँ, वो फिर जब मैं उस दिन गया तो उसके बाद मेरे साथ में एक ड्राइवर था, मैं जो मुझे लेके गया था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आज मेरा जितना भी मलाल था वो सारा दूर हो गया। दूर हो गया क्योंकि मैंने इनको पढ़ा दिया, डांट दिया वहीं पे, क्योंकि उनका रिसर्च से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट उनको बनाने थे। तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था एज ए गाइड कि आप उनको बताइए कि कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह कैसे बनाते हैं। तो अब तो ये कि मतलब स्टैटिस्टिक्स में भी अब आईएसएस में भी ग्रेजुएशन कर दिया ना, तो उन्हें तो रिसर्च का एबीसीडी भी नहीं पता होता है। मास्टर्स में तब भी जो है डिसर्टेशन बनाते हैं, लास्ट में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि डेटा कलेक्शन कैसे होगा। ग्रेजुएशन में तो कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि वहाँ कंपलसरी है कि करना ही है। तो फिर उनको जाकर के हमने बताया पूरा। 1-2 स्टूडेंट थे ग्रेजुएशन को, उनको डांटा भी मैंने। उन्होंने गुस्से में बोला भी, मतलब मजाक में कि सर अब पीछा छोड़ दो। कहाँ तक पढ़ाओगे? तो अच्छा है, मतलब तरह के अनुभव होते हैं। तो अभी यूनिवर्सिटी जाने का मन नहीं करता? करता है, जाता हूँ, बस समय थोड़ा कम मिल पाता है, क्योंकि मेरा तो वही है कि लखनऊ हार्ट हो जाता है, मुझे अपने घर सीतापुर भी जाना होता है, तो सीतापुर से बस आते वक्त और जाते वक्त लखनऊ हो लेता हूँ। क्योंकि जिनके अंडर में आपने जो प्रोजेक्ट किया हुआ है वो भी डीन है, पीएचडी। हाँ, मैं भी गया था, बस कम समय के लिए मिला था, काफी कम समय के लिए मिला, और मेरी बहुत अच्छी गार्जियन रही है। एज ए टीचर से ज्यादा वो मेरी मेंटर, और कह सकते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। जो भी मैं हूँ तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनकी सबसे अच्छी चीज़ है कि हमेशा पॉजिटिव और अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करती है। एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपको कभी मतलब हमेशा महसूस होती रहती है, कभी आप नेगेटिव तो उनके साथ हो ही नहीं सकते। तो वो चीज़ बहुत बड़ा। एज ए गेस्ट अगर फैकल्टी मिले चांस आपको तो जाएंगे? नहीं, मैं जाता हूँ, कई बार मैं गया हूँ वहाँ पे, मतलब लेक्चर भी लिए मैंने, कई बार मैं प्रैक्टिकल वगैरह में भी जाता हूँ, तो जब भी मौका मिलेगा तो मैं हमेशा
क्योंकि मेरा विभाग है, डिपार्टमेंट है, तो हमेशा मन रहता है कि जाने का मौका मिले। हाँ, जब वो जुड़ती है ना पुरानी चीजें तो अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट के नाते और भी मतलब मैं कुछ कर पाऊँ डिपार्टमेंट के लिए तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बोला कि मैं आइए, हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो उनको हम इंटर्नशिप कराते हैं, कहीं पे कुछ अच्छा मतलब जो भी हो सके पॉसिबिलिटी वो अपने माध्यम से हम कराते हैं, स्टूडेंट्स को करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिक्स है ये आपकी पोस्ट या ट्रांसफर भी? नहीं, ट्रांसफरेबल नहीं है यहाँ पे, फिक्स परमानेंट यहीं रहना है, इसमें ट्रांसफर का नहीं होता है। टीचिंग में आप कहीं भी जाएंगे, यूनिवर्सिटी में भी जितने भी होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होता उनका, वहीं पे ही रहते हैं लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम, ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये चीजें हैं। तो यहीं पे संवाद आज समाप्त किया जाए। बिल्कुल बताने के लिए बहुत कुछ लंबा हो जाएगा, लेकिन अच्छा लगा इंटरेक्ट होकर के, आपके माध्यम से मुझे लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। हमने सोचा क्यों ना जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी से थोड़ा सा खोदा जाए, उनको क्या क्या चीजें रही हैं, नहीं वो तो क्या क्या चीजें हैं, तभी भी उनको बारे में जांचा जाए या परखा जाए, यही सोचा। बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से आप काफी लोगों से जुड़ सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म मेमोरीज आप रख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। ये साहब थे हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं, इनसे हमने बातचीत कर ली है, हमने चीज़ों को कवर किया है। अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो आप हमें बढ़िया से चेप सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हमें समय मिलते ही आपको हम जवाब देने का भरसक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आए।